हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे सीपीई करिकुलम पेडागोजी इवैल्यूएशन। उसके आज हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आपको नोट्स नहीं पढ़ के बताऊंगी, मैं सीधे सीधा आपको शॉर्ट में बताऊंगी ये क्या है। आप रीड खुद कर सकते हो और आप ये एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो कि पूरी की पूरे नोट्स आप नोट्स के हिसाब से ही लिख सकते हो उसको, बट डिफ़ाइन कर देना आप लोग और अच्छे से। एंड मेरा जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ये यूनिट कवर करने की ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ पेडागोजी। उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि पेडागोजी जो है वो बेस्ट डिफाइन है एज अ साइंस ऑफ टीचिंग। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, साइंस ऑफ टीचिंग में ये सबसे अच्छी चीज़ बताई गई है हमें कि ये साइंस ऑफ टीचिंग है। हमारे को पेडागोजी उस तरीके से दिखाई गई है। हम फोकस करते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग पे, मेथड्स पे। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। हम फोकस करते हैं इफेक्टिंग टीचिंग्स पे, मेथड पे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग के ऊपर, स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, डिज़ायरिंग, इन क्रिएटिंग इनोवेशंस, इन सब के ऊपर हम अपनी चीज़ों को करते हैं और इस सब के ऊपर हमारी कॉन्सेप्ट और नेचर टिका हुआ है। अब आएगा हमारा नेचर ऑफ पेडागोजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ पेडागोजी। नेचर ऑफ पेडागोजी का नेचर कैसा है? सो फर्स्ट एंड फॉर ये वर्ड हमारा ग्रीक से आया है। ये लिंक करता है हर न्यू लर्निंग को। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं जब ये चीज़ पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, तो वो बच्चे एक्टिव रहते हैं। अटेंशन इंडिविजुअल देनी पड़ती है डिफरेंट बच्चे को। हर बच्चे के ऊपर एक अटेंशन देनी पड़ती है, टीचर को, स्टूडेंट को, खुद के ऊपर। इंश्योर होता है कि सेल्फ लर्निंग हो, ये नहीं कि बस जो टीचर ने पढ़ा दिया हम वही पढ़ेंगे, नहीं। उसके अंदर बच्चों को अब खुद के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, अपनी तरफ से इफ़ेक्ट डालने पड़ेंगे, फोकस करना पड़ेगा कि ये क्या लर्न कर रहे हैं बच्चे। सजेशन असेसमेंट होना चाहिए, प्रमोटिंग होनी चाहिए नॉन फॉर्मल लर्निंग भी। मतलब एक ये तो है कि आप स्कूल के अंदर जो पढ़ा रहे हो वो तो पढ़ा ही रहे हो, बट आपको अपनी लाइफ से भी सीखना पड़ेगा, ये भी होना चाहिए। फोकस ऑन लाइफ, लाइफ के अंदर अपने फोकस होना चाहिए बच्चों को। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल ऑफ टीचिंग। फॉर्मल्स ऑफ टीचिंग में क्या आ जाता है? सबसे पहले बच्चे का एम्बिशन क्लियर होना चाहिए कि क्या एम है उस बच्चे का। सबसे पहले हम एम क्लियर रखेंगे, फिर एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर मोटिवेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट होना चाहिए बच्चा। ये नहीं कि कहीं पे बच्चा डिसमोटिवेट है और हम उसको कह रहे हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मोटिवेट होना चाहिए, वरना बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। फिर आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन बच्चे की प्रॉपर होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो सही पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। फिर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि बच्चा सही क्रिएटिविटी यूज़ करके पढ़ रहा है, ये तो नहीं कि बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, उसने कुछ अपनी तरफ से नया बनाया, नहीं सिर्फ बुकिश लैंग्वेज को लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे का पूरा क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव, कि भाई जो प्रोग्रेस कर रहा है वो अच्छे वे में कर रहा है, ये तो नहीं कि वो हर चीज़ गलत पढ़ रहा है, नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट, के हर चीज़ में इंडिविजुअल डिफरेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप सब कुछ मिक्स कर रहे हो। हर जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें पेडागोजी में ये होना चाहिए कि रेस्ट होना चाहिए और चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि जो पिछले साल चल रहा था वही इस साल, फिर अगले साल नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। टू बी जनरेशन के जनरेशन के साथ साथ कुछ कुछ चेंजेस होने चाहिए। सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि भाई अपनी चीज़ें खुद एक्सप्रेस कर सको, आपको पता हो, आप अपने नोट्स में, अपनी स्टडीज़ में दिखा सको ये चीज़। फिर आना चाहिए प्रॉपर फीडबैक, के प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए एक, कि भाई ये चीज़ हमें ऐसी लगी और ये इतनी अच्छी लगी और ये हमारा फीडबैक है कि हमारे को इसमें क्या क्या समझ आया। अब हम आगे का पढ़ेंगे। उसके अंदर है मार्क्सेस ऑफ टीचिंग। मार्क्सेस ऑफ टीचिंग के अंदर ये है जो कॉन्टेक्ट होना चाहिए वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर्टिकुलरली होना चाहिए। हम पर्टिकुलर टू जनरल जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ से हम एक अपनी लाइफ से भी आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ बुक्स में ही हमारी नॉलेज रह जाए, नहीं, हमें थोड़ी आगे भी बढ़ना पड़ेगा। फिर आता है नोन टू अननोन। पहले हम जो चीज़ें जानते हैं उसके आगे हम बढ़कर अननोन चीज़ें भी, जैसे कि मुझे पता है कि ये पेन यहाँ रखा है, पर मुझे उससे आगे बढ़ के ये पता करने का ये पेन यहीं क्यों रखा है, तो इस चीज़ में जाते हैं। नोइंग टू अननोइंग में जाते हैं, अननोन में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। किसी भी चीज़ को सिंपली पढ़ने से ज़्यादा हम उसको कॉम्प्लेक्स पढ़ने के लिए करते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकती है। सोशियोलॉजिकल को हटा के लॉजिकल में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रियल टू मॉडर्न में जाता है। ये नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं, रियल टू मॉडर्न में भी जाएंगे कि रियल टू मॉडर्न में क्या डिफरेंस है। फिर आता है हमारा रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। इसको हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले आता है कि लर्निंग इम्प्रूव्ड होती है अगर टीचिंग अच्छी हो। ये नॉर्मल सी बात है, हम कहते हैं ना हमारी ये टीचर अच्छी है इसलिए हमारे को इस चीज़ में पढ़ने में मज़ा आता है। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए टीचिंग,
इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे अच्छे बच्चे अपना अचीव को कहते हैं ना इफेक्टिव। मैंने जो अभी ऊपर बोला कि टीचिंग एकदम इफेक्टिव होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए। टीचर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चे को अपने गोल में भी इंटरेस्ट हो, उसको लर्न करने में, उसको याद करने में, उसको अचीव करने में भी मज़ा आए। ये नहीं कि अगर टीचर ही बोरिंग होगा तो बच्चा भी क्या कहेगा, यार रहने दो इसका पीरियड बस खत्म हो जाए टीचर का। फिर आता है द बेसिक ऑफ द क्वालिटी, कि उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ है उसको उसको अपनी बेसिक क्वालिटीज़ को भी अच्छा करना पड़ेगा गोल अचीव करने के लिए। फिर आता है टीचर इज सिमुलेटेड द लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स। टीचर जो है वो अपनी लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, वो उस बच्चे को, अगर कोई बच्चे को डाउट्स है तो उसको वो क्लियर करे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझे। फिर आता है बोथ टीचर एंड लर्निंग गो हैंड वन हैंड, मतलब कि गो हैंड इन वन हैंड, मतलब कि एक ही हाथ के अंदर। ये नहीं है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे तो टीचर अच्छा नहीं। दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तो ही हम कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ पाएंगे, हम कोई भी लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे अगर दोनों चीज़ अच्छी होगी। हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है? सबसे पहले आता है हमारी लेक्चर स्ट्रैटेजीज। लेक्चर स्ट्रैटेजीज आपको सबको पता है क्या होती है। लेक्चर के अंदर एक टीचर बहुत सारे बच्चों को लेक्चर देता है, जैसे कि हमारी क्लास के अंदर होता है। हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, एज अ टीचर हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं या हम कभी टीचर को नोट करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हम एक लेक्चर दे रहे हैं और वो सारे बच्चे सुन रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या है इसके, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस है कि कवर करता है ज़्यादा मटेरियल को और जल्दी, नॉर्मल सी बात है, लेक्चर है हम जल्दी कवर करेंगे। उसके बाद आता है कि एक ही जगह पे बहुत लोग भी बैठ सकते हैं, ये नहीं कि एक जगह पे सिर्फ एक सिंगल बच्चे को आप लेक्चर दे रहे हो, नहीं, आप एक ही लेक्चर में बहुत सारे लोगों को कवर कर सकते हो। अपनी एक ही सेम जगह पे बार बार 10 बच्चों को अलग अलग बताने की जगह आप एक ही बार में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो बच्चों को। ठीक है, हम लार्ज ग्रुप को, मैंने जैसे बताया कि लार्ज ग्रुप को हम अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमने क्या करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बताना है और क्या पढ़ाना है, या क्या बताना है और क्या चीज़ सिखानी है बच्चों को। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में पढ़ते हैं लिमिटेड स्टूडेंट होने चाहिए, ऐसा डिसएडवांटेजेस है। अगर लिमिटेड नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, तो अगर आपके पास माइक नहीं है और आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो तो पीछे वाले बच्चों को हम बार बार क्लियर करते रहते हैं कि बच्चों तुम्हारे पास आवाज़ आ रही है, बेटे तुम्हारे पास आवाज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि वो हमारा एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास माइक और नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फ्यू इंट्रैक्शन होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सच है कि हम हर बच्चे से सिंगल इंट्रैक्शन नहीं कर सकते, ये हमारा डिसएडवांटेज होता है लेक्चर का। हम कुछ ही बच्चों से कर सकते हैं। ऑल स्टाइल की लर्निंग को ये सूट नहीं करता, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज़ की हम रूल्स बता रहे हैं, अगर पीछे वाला बच्चा रूल सुनेगा ही नहीं तो वो तो उस गेम से, उस जगह से, उससे भारी हो गया ना एक तरह से, उसको समझ ही नहीं आया, वो गलती तो करेगा। फिर लैस होता है इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं जा पाती बच्चों के पास। हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि सबको अटेंड करना एक साथ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसके लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जैसे लेक्चर होता है, काइंड ऑफ यही होता है, बट उसमें क्या होता है कि 6, 7, 8, 10 लोग मिलके करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बोल रहा होता है और सब सुन रहे होते हैं, पर ग्रुप डिस्कशन में सबको बोलने का मौका मिलता है और सब एक साथ एक ग्रुप में होते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेजेस। डिवाइस होती है, सबकी चीज़ें सुनी जाती हैं कि बच्चों का क्या क्या क्रिएटिव माइंड है, क्या है। कोलैब होता है, नॉर्मल सी बात है, हम कोलैब करते हैं, मतलब एक टीम वर्क करते हैं अपने लिए। रैपिडली चेंज होते हैं आइडियाज़ के, मेरे को कोई चीज़ पसंद आई बट हो सकता है वो चीज़ सामने वाले को ना पसंद हो, तो आइडियाज़ रैपिडली चेंज होते हैं हम लोगों के। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा बूस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैं अगर 10 जनों के ग्रुप में और मेरे साथ 9 जने हो रहे तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि कल को मैं अकेली बोलती थी, अब मैं 9 जनों के साथ में मिलके बोलूँगी। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग होता है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, सबके साथ हम लोगों के साथ बैठना और बात करना सीख पाते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में होता है टाइमिंग की होती है कि ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सबके थॉट्स एक साथ मैच नहीं करता तो ज़्यादा टाइम लगता है हमारे अंदर। फिर होता है कि कॉन्वर्सेशन जो होती है वो ओवरलैप होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। रिस्क आता है डिस्कशन मेकिंग में, क्योंकि एक
कोई भी एक इंसान की नहीं सुनी जाती है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। और 2 जने तो ऑलमोस्ट होता है कि टकराते हैं, तो बायसनेस का डिस्कशन के अंदर ये होता है। और कंटेंट्स जो होता है वो उसके इश्यूज आते हैं। इसके अंदर यही होता है कि सामने वाले के साथ आप जल्दी से अपना इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। सो नेक्स्ट है हमारा डिमोटराइजेशन, मतलब कि डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, हम अपनी जो भी लेक्चर या कुछ भी देते हैं वो डेमो के हिसाब से देते हैं। जैसे कि एक हम उसके अंदर क्या करते हैं, एड्स यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं किसी भी चीज़ का। जब कभी देखा होगा कि स्कूल के अंदर आप लोगों के फायर और इन सब के लिए डेमोस्ट्रेशन देने लोग आते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में ये क्या है, ये हेल्प करता है सबको, नॉर्मल सी बात है। ये अगर कोई चीज़ हम डेमो दे रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे फायर से बचना, उसका डेमो दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बच्चों के लिए हेल्प हो गई। कल को स्कूल में आग लगी तो बच्चों को पता उन्हें क्या करना है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, वो अपने टूल्स औरों को यूज़ करते तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। मेमोरी बूस्ट करता है, क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली होती है या कोई चीज़ प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम वो क्या करते हैं, मेमोरी हमारी बूस्ट करता है, लेसन को फ़नी वे में बनाता है और बच्चों की इंगेजमेंट रखता है। ठीक है, फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस में। नॉर्मल सी बात है, इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो कॉस्टली तो होगा। हर बच्चे के अंदर वो नहीं है कि वो हर बच्चा अपने घर में ये चीज़ रखे, नहीं। टाइम टेकन भी होता है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रू है कि किसी चीज़ का वो डेमो दिखाने बैठते हैं तो वो लोग बहुत आराम से प्यार से समझाते हैं, तो उस चीज़ के अंदर वो टाइम टेकन हो जाता है हमारे लिए। लिमिटेड पार्टिसिपेशन इसलिए होता है, अगर आप धूप में बैठ के या आप कहीं पर भी बैठ के बच्चों को समझा रहे हो तो क्या होता है, 15 20 30 मिनट बाद तो बच्चा बोर होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, लिमिटेड लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जो आगे बैठे होते हैं वो फिर भी इंटरेस्ट लेते हैं, पीछे वाले नहीं लेते हैं। टेक्निक ग्लीच होती है, मैंने जैसे बताया कि अगर आप एक बड़े हॉल में बता रहे हो और आपके पास माइक और नहीं है तो पीछे वालों को टेक्निकली ये ग्लीच होगा कि भाई वो बोल कह रहे उन्हें समझ नहीं आ रहा। अगर वो सुनना भी चाहता है तो भी उन्हें समझ नहीं आएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है, जब समझ ही नहीं आएगा तो नॉर्मल सी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है, एक्सपेरिमेंट स्ट्रैटेजीज वो होती है जब हम एक किसी भी चीज़ को स्पीक करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हम स्टूडेंट के अंदर आते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, उसके अंदर हम बच्चे को एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। लर्न बाय डूइंग, नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल्स दिए हैं 11th 12th में, प्रैक्टिकल्स दिए होंगे। फिजिकल एजुकेशन का लर्न बाय डूइंग होता है कि हम या फिर साइंस के स्टूडेंट हो तो भी दिए होंगे। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबने दिया होगा, तो मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ कि जो करा उसके बाद तुम्हें पता चला, तुमने एक बार प्रैक्टिस करी, 2 बार प्रैक्टिस करी, तीसरी बार तुम कहोगे मैम फिर से ले लो, ये तो मुझे बिल्कुल आ गया है, तो वही वाली बात होती है। हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में, हमारी लर्निंग को हमारी बहुत ज़्यादा फ़नी वे में बनाता है और इंटरेस्टेड बनाता है। थिंक मोर अबाउट व्हाट दे डूइंग, वो अपनी चीज़ों के बारे में और सोचते हैं कि उन्होंने क्या क्या करा है। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर आउटसाइड ऑल्सो, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ अंदर अंदर नहीं, वो बाहर के बच्चे बाहर की चीज़ों के लिए भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेजेस, जैसे मैंने बोला टाइम टेकन, बाहर है तो टाइम टेकन, नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल है तो टाइम टेकन होगा। उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं, ये भी सच है कि मटेरियल और इक्विपमेंट चाहिए होते। रिस्क होता है कि ये बच्चे सबके लिए इजी है, ये सबके लिए इजी नहीं है। बहुत बार क्या होता है, मेडिकल इशू किसी और को होती है तो हम उसको नहीं कहते कि तुम करो, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए लॉस भी होता है। बच्चों का क्या होता है, समटाइम दे थिंक डोंट कैन प्लान एज, बहुत बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, तू पहला रोल नंबर चले जाइए, मैं तेरे बाद चला जाऊंगा, तू उसके बाद चला जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ये टीचर्स के भी और बच्चों के भी प्लान के अपोजिट हो जाता है। फिर आती है हमारी RTE राइट टू एजुकेशन 2009। इसके अंदर 4 होते हैं, एबिलिटी, एक्सेसिव, और ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। ये 4 हमारे हैं, ये चारों अच्छे से याद कर लेना, मतलब याद क्या कर लेना, इनको देख लेना कि ये 4 हैं हमारे 4 एसेस। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी अब आपको कि इसमें है क्या। रिजर्विंग फॉर द ड्राइविंग क्लास, मतलब कोटा पता है, आप सबको पता होगा कोटा के, तुम SC कोटे के, तुम ST कोटे के, ये वो वाला कोटा है। तो मैं यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर रिजर्विंग होती है, रिजर्व होती है ना, सीट्स कहते हैं कि इतने % लोगों के लिए ये सीट्स इतनी रिजर्व्ड है। तो उसके अंदर क्या होती है, मिक्स क्लास होती है। ये नहीं है कि सिर्फ SC है या फिर सिर्फ ST, OBC भी होती है कहीं ना कहीं। और SC ST में भी सिर्फ एक क्लास नहीं होती, बहुत सारी क्लास होती है, बहुत अलग अलग लोग होते हैं, उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। फ्री एजुकेशन भी लाइक के, हाँ
उन्हें प्रॉपर फ्री एजुकेशन मिलती है कि आपको ये स्कॉलरशिप्स हैं, आप ये भरो और आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। डिस्क्रिमिनेशन बोलने की बात होती है कि नहीं होता, बट बहुत जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं। तो अभी नो लिखा है तो हम नो ही पढ़ेंगे कि नो डिस्क्रिमिनेशन, के स्टडीज़ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। डिसेबल चाइल्ड्स के लिए होता है अप्रिशिएट, मतलब कि डिसेबल चाइल्ड्स को आपने देखा होगा हर जगह एक स्पेशल दिया जाता है, उन लोगों के लिए स्पेशल करा जाता है, तो ये वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। फिर आता है चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन। चैलेंजेस क्या आते हैं ये सब इम्प्लीकेट करने में। आउट ऑफ स्कूल होता है, लाइक के बोलने को तो स्कूल के अंदर होता है, बट टीचर्स प्रिंसिपल्स नहीं मानते, वो एक ही बात कहते हैं तुम छोटे हो उसके हो तो तुम लोगों के हम नहीं करेंगे तुम लोगों के साथ। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। उनके जो चैलेंजेस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग से स्कूल बनाया जाता है, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जाता, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है उन बच्चों के लिए जो स्पेशल वाले होते हैं। और इनइक्वालिटी आ जाती है, जब हमारे कोटे की बात आ जाती है तो इनइक्वालिटी आ जाती है रिच और पुअर के अंदर, कि तुम लोग तो SC ST कोटे के, हम तो जनरल कोटे के हैं, हम तुमसे ज़्यादा रिच हैं, ये सब आ जाता है उनके अंदर। इनइक्वालिटी आ जाती है अकाउंटेबिलिटी में, कि भाई तुम्हारे पास इतने ही, तुम इकोनॉमिकली इतने फाइनेंस नहीं हो जितने हम हैं, तुम तो फ्री में पढ़ रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो, तो ये सब कुछ आ जाता है। सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू, बाय।